वेलकम टू विजयपथ ऑल एग्जाम। नेक्स्ट साइंस के टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का जो मेन टॉपिक रहेगा वो साउंड के चैप्टर से है, जो कि रेवरिवेशन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इको के बाद आता है, उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले रेवरिवेशन का कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, तो उसको हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। रेवरिवेशन क्या है? रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव फ्रॉम द बोल कंबाइंड टू बिल्ड अप व्हाट सीम्स लाइक अ कंटिन्यूअस साउंड, द रिजल्ट इज नोन एज रेवरिवेशन। मैंने आपको पिछले कल की क्लास में बताया था कि जब साउंड बार बार क्या होती है, रिपीट होती है, हम उसको इको बोल देते हैं। लेकिन इको को होने के लिए कुछ डिस्टेंस का होना जरूरी है, कुछ मिनिमम डिस्टेंस का होना जरूरी है, जो कि मैंने आपको बताया था कि मिनिमम डिस्टेंस 17.2 अगर मीटर का है तभी हम उसको क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं। अगर वो डिस्टेंस नहीं है और साउंड जो है वो टकरा के बार बार रिफ्लेक्शन को शो कर रही है, तो उस केस को हम क्या बोल देते हैं, रेवरिवेशन बोल देते हैं। ठीक है, इको को होने के लिए 3-4 कंडीशनों की हमने बात की थी, तो वो यहाँ पे रेवरिवेशन में उस कंडीशन को फॉलो नहीं किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कोई सेमिनार हॉल की यहाँ पे पिक्चर लगाई गई है, और इस सेमिनार हॉल में कुछ लोग बैठे हैं। जैसे एक कोई लेडी जो है यहाँ पे बोल रही है, तो यहाँ पे आवाज क्या करेगी, बार बार गूंजेगी। अब वो डिस्टेंस 17.2 मीटर का नहीं है, तो उसको इको ना होके हम किस में बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे रेवरिवेशन में। अब ये साउंड जो है वो बार बार हर किसी जगह पे टकराएगी। ठीक है, व्हेन अ परफॉर्मर स्पीक ऑन द माइक द साउंड इज प्रोड्यूस। जब ये माइक से कुछ बोल रही है, स्पीकर जो वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी वजह से मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रही है। अगर आप देखेंगे इसकी जो छत है, जिसकी बेस पार्ट है या अपर पार्ट है, वहां पे क्या हो रहा है, साउंड बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है, और उसी रिफ्लेक्शन की वजह से मल्टीपल तरीके से हमें वो जो साउंड है वो क्या होती है, सुनाई देती है। बट थिएटर में या फिर जो हमारे हॉल्स होते हैं, वहां पे साउंड जो है वो एब्जॉर्व करवा ली जाती है डिफरेंट मटेरियल के थ्रू। तो यहाँ पे जितना भी हमने मटेरियल यूज किया है, उसके थ्रू क्या होती है, ये साउंड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। ये साउंड एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब यहाँ पर ये ऊपर वाला जो अपर पार्ट है, जहां से टकरा के वापिस आ रही, तो हर किसी डायरेक्शन में साउंड क्या कर जाती, फैल जाती है। द सरफेस रिफ्लेक्ट साउंड मेनी टाइम्स कॉजिंग द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और उसके बाद ये जम्बलिंग फॉर्मेशन करना भी शो कर देती है। जम्बलिंग का मतलब क्या होता है कि हर किसी तरीके से हर किसी डायरेक्शन में ये क्या कर जाएगी, अपने आप को रिफ्लेक्ट कर लेगी। ठीक है, अपने आप में अगर ये हर किसी जगह पे रिफ्लेक्ट कर लेती है, तो उस केस में हमारे पास जो कॉन्सेप्ट बनता है वो क्या बनता है, रेब्रीवेशन का कॉन्सेप्ट बनता है। बट रेब्रीवेशन और इको दोनों के दोनों जो है वो अलग है। रेपिटेशन तो हो रही है वहां पे, ठीक है, रेपिटेशन तो हो रही है, बट रेपिटेशन के साथ साथ डिस्टेंस वहां पे 17.2 नहीं है, और वहां पर जितनी भी साउंड है जो रिफ्लेक्ट होके टकरा रही है चारों तरफ से, वो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि हमने मटेरियल वहां पे कुछ उस तरीके का यूज किया होता है। कैन बी हियर अ रूम विदाउट रेब्रीवेशन? तो हाँ, बिल्कुल सही है। हम रूम में जो है वो रेब्रीवेशन के बिना भी हम उसको क्या कर सकते हैं, साउंड को सुन सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे बताई जा रही है। वी हैव एन ऑडिटोरियम, कर्व सीलिंग एंड सीट ऑफ ऑडिटोरियम आर कर्व द साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल। अब रेब्रीवेशन तो हो रही है, बट हमें वो उसका एहसास नहीं होगा। क्यों एहसास नहीं होगा? क्योंकि वहां पे जितना भी उस ऑडिटोरियम में मटेरियल हमने लगाया है वो साउंड प्रूफ है, यानी कि वो साउंड को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे आप अपनी रूम में बैठे हैं, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो साउंड है वो टकराएगी तो सही, लेकिन यहाँ पे जो मटेरियल हमने यूज किया है, चाहे वो चेयर्स हैं या फिर जो हमारी सीलिंग है, या फिर आप बोल सकते हो कि खिड़कियों पे हमने कर्टन्स लगाए हैं, तो वो साउंड को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन अगर एक बंद कमरे में या फिर कोई एक नया जब घर बनता है, तो जब हम उसमें जोर से चलाते हैं, तो वो साउंड जो है वो टकरा के वापस आती है, क्योंकि हमने कोई भी मटेरियल वहां पे साउंड प्रूफ के लिए नहीं लगाया होता। ठीक है, तो इस तरीके से बात की जा रही है यहाँ पे। ये टकराएगी, बट धीरे धीरे जो सीट कवर है या जो भी उसकी फ्लोरिंग है, कर्टन्स हैं, वो सारी की सारी उस साउंड को क्या कर लेंगे, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये चीज आपको बताई जा रही है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपको साउंड क्लियर सुनाई देती है। क्वालिटी ऑफ साउंड जो होती है वो बिल्कुल क्लियर होती है, चाहे वो ऑडिटोरियम की बात कर लो या फिर आप थिएटर की बात कर लो, मल्टीप्लेक्स की बात कर लो, यहाँ पे यही केस अप्लाई करवाया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट आता है यूज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्या इसके यूजेस हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के, तो वो चीज यहाँ पे बताई जा रही है। आपने इस तरीके से एक छोटा सा स्पीकर, हैंडमेड स्पीकर होता है ये, ठीक है, नॉर्मली इसका हम यूज करते हैं। इससे क्या होता है, जो आवाज है वो टकरा के, ठीक है, मल्टीपल तरीकों से फैलती है। जैसे कोई पर्सन यहाँ पे कुछ बोल रहा है, ये साउंड जो है यहाँ पे इसके बेस से टकरा के जो है वो मल्टीपल तरीकों से क्या कर जाएगी, फैलती जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। जिग जैग मोशन में क्या कर जाती है, ट्रेवल कर जाती है कुछ इस तरीके से। अगर यहाँ से भी इस तरीके से इसको परफॉर्म करवाया जाए, और यही सेम केस आपका जो है वो, जो डॉक्टर के पास स्टेथोस्कोप होते हैं, ठीक है, जिससे वो हार्ट बीट को मेजर करते हैं, सेम इसी तरीके का केस जो है वो वहां पर भी बनता है। तो मेगाफोन हम इसको बोलते हैं। मेगाफोन इसी प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। मेगाफोन आर डिजाइन टू सेंड द साउंड इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन विदाउट स्प्रेडिंग इट इन ऑल डायरेक्शन। ये साउंड को इकट्ठा रखने में हेल्प करता है, और यहाँ पर उसकी जो साउंड है वो क्लियर कट हमें साउंड सुनाई देती है, मल्टीपल डायरेक्शन में उसको नहीं भेजता है। अगर मल्टीपल डायरेक्शन में भेजेगा तो साउंड की जो क्वालिटी है वो ब्लर हो जाएगी, और हमें अच्छे तरीके से वो साउंड जो है वो नहीं सुनाई देगी। तो मेगाफोन, ये आप देख सकते हो, जैसे मैंने आपको डायग्राम का बताया था। मेगाफोन ये जो एक ट्यूब है वो रिफ्लेक्शन के केस को फॉलो करती है। तो रिफ्लेक्शन का केस जब यहाँ पे आएगा तो उस तरीके से साउंड जो है वो प्रॉपर अच्छे तरीके से क्वालिटी वाली जो आपका क्वालिटी वाली जो साउंड है वो आपको साउंड यहाँ पे सुनाई दे जाएगी। तो ये मेगाफोन जो है वो आपका मल्टीपल रिफ्लेक्शन का क्या है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम द कर्व सरफेस। अब कर्व सरफेस की बात करते हैं कि किस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। इस तरीके का सरफेस हम मान के चलते हैं, ठीक है। ये बेस लाइन है, लाइट के चैप्टर का सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है। यहाँ पे दो कर्व सरफेस आपने आमने सामने रख दिए। यहाँ पर ऑन द फोकस ऑफ द फर्स्ट कर्व सरफेस प्लेस द क्लोक। हमने एक सरफेस पे हमने एक क्लोक रख दी, एक घड़ी को यहाँ पे रख दिया गया। एक एक्सपेरिमेंट आपको बताया जा रहा है, और दूसरी जगह पे आप खुद बैठ जाते हैं या किसी पर्सन को बिठाते हैं जो वहां पे उनकी साउंड को क्या कर रहा है, सुन रहा है, ठीक है, वो साउंड सुन रहा है। ऑन द फोकस ऑफ द सेकंड कर्व सरफेस प्लेस द एयर। यहाँ पे आपने अपने कान को रखा है, आप खुद बैठ गए। अब होगा क्या, ये साउंड प्रॉपर तरीके से आपको ही सुनाई देगी, क्योंकि जितनी भी साउंड डिफरेंट यहाँ पे डायरेक्शन में वो स्प्रेड करेगी, वो डायरेक्टली आपके कानों तक ही पहुंचेगी। तो कहीं ना कहीं पे ये कर्व सरफेस जो है वो हमें क्या करवा रही है, हेल्प करवा रही है प्रॉपर तरीके से साउंड को आपके कानों तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो ये इसका एक एग्जांपल बताया गया कर्व सरफेस के केस में, क्योंकि ये देखो टकराएगी, और टकराने के बाद डायरेक्टली जो है वो आपके कानों तक ही आवाज जो है वो पहुंचेगी। द साउंड विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम द हेयर एंड एंटर्ड इनटू द एयर। अब ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट आपके कानों तक जाएगी। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज जो है वो यहाँ पे जितने भी इस रूम में जो पर्सन बैठे हैं उन तक वो पहुंचेगी। तो मैं डायरेक्ट उनके वो कानों तक आवाज नहीं जा रही हो, किसी ना किसी तरीके से वो दीवार से हिट करके, स्ट्राइक करके, ठीक है, बेंड होके जो उन तक वो आवाज पहुंच रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे कर्व सरफेस जो है वो यहाँ पे हेल्प करवाता है। चाहे आप अपर डायरेक्शन की बात करें, लोअर डायरेक्शन की बात करें, हर किसी तरीके से अगर ये डायरेक्ट जाएगी तो भी आपके कानों तक पहुंचेगी, किसी वजह से टकरा के अगर जाएगी तो भी आपके कानों तक पहुंचेगी। तो हर किसी तरीके से, हर किसी पोजीशन में आपको क्लियर कट साउंड जो है वो यहाँ पे सुनाई देगी। तो यही चीज यहाँ पे बताई जा रही है, द साउंड इज हियर्ड क्लियरली व्हेन द लिसनर एंड द सोर्स बोथ एट फोकस। दोनों को फोकस पे रखेंगे, पर्टिकुलर एक एज पे या फिर पर्टिकुलर एक प्लेस पे अगर उनको बिठाया जाता तो प्रॉपर तरीके से साउंड उनको सुनाई दे जाती है। जैसे एक तरीके का ये ऑडिटोरियम है, ठीक है, आप देख सकते हैं एक स्टेडियम है वेटिकन सिटी यहाँ पर, और यहाँ पे अगर कोई भी पर्सन, ये पर्सन है, अगर यहाँ पे कोई भी जोर से अगर चिल्लाता है, मान के चलो, तो उसकी जो साउंड है वो यहाँ पे क्या कर जाती है, टकरा जाती है, और टकराने के बाद ये डायरेक्ट दूसरे सरफेस तक जाती है। तो यहाँ पर जो भी पर्सन बैठा होगा उसको क्लियर कट साउंड जो है वो यहाँ पे सुनाई देगी। तो ये इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो कि आपने कर्व के केस में अभी डिस्कस किया, ठीक है। तो वेटिकन सिटी में एक चीज आपको बताई जा रही है कि यहाँ पे दो कर्व सरफेस लगाए गए हैं। कोई भी पर्सन अगर यहाँ पे बोल रहा है तो डिफरेंट तरीकों से, या तो वो फॉरवर्ड में जाएगी, या तो वो आपके बैकवर्ड में जाएगी, या तो वो फॉरवर्ड में जाएगी, या तो वो बैकवर्ड में जाएगी। और जब ये
यहाँ पे हिट करती है तो हिट करने के बाद जो भी पर्सन वहां पे खड़ा होगा उसको भी प्रॉपर तरीके से जो है वो सुनाई दे जाएगी। ठीक है, ये एक स्पेशल केस जो है वो यहाँ पे बन के आता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई पर्सन को बिठा दिया, तो चाहे वो डायरेक्ट मेथड है चाहे वो आपका इनडायरेक्ट मेथड है, हर किसी तरीके से टकराने के बाद जो है वो आपको प्रॉपर साउंड जो है वो क्या होगी, सुनाई देगी। तो ये इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल रहता है कर्व शेप के केस में। ठीक है, यहाँ तक आपको जो है वो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ध्यान में रखना है। कोई भी अगर पर्सन वहां पे कोई स्पीकर पे कुछ बोल रहा है, ठीक है, या फिर मान के चलो कि अपनी ऑडियंस को जो है वो वहां पे कोई लेक्चर सुना रहा है, तो उसकी जो साउंड है वो कहीं पे भी अगर कोई पर्सन बैठा होगा उसको क्लियर कट साउंड सुनाई देगी, क्योंकि यहाँ से जो भी साउंड प्रोड्यूस होगी चाहे वो डायरेक्ट मेथड से या फिर वो इनडायरेक्ट मेथड से क्या होगा, वो आप तक ही साउंड जो है वो रिफ्लेक्शन के केस से आपके कानों तक सीधे सीधे जो है वो पहुंचेगी। यहाँ पे स्पेशल केस इसका बताया जा रहा है। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें कि कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जिस केस में कोई चीज डूब जाती है, जिस केस में कोई ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट कर जाता है या फिर सिंक कर जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो बेसिकली डेंसिटी के ऊपर बेस्ड होता है, बट हम यहाँ पे डेंसिटी का केस नहीं पढ़ेंगे। हमारा जो मेन रिलेशन है वो है अल्ट्रासोनिक से, यानी कि साउंड का चैप्टर तो अल्ट्रासोनिक को डिस्कस करेंगे। ये आपको पता होना चाहिए क्या चीज है, ये टाइटैनिक जहाज है। ठीक है, शिप है, वर्ल्ड की ऐसी शिप बनाई गई थी जिसमें गारंटी दी गई थी कि कभी नहीं डूबेगा। ठीक है, लेकिन फाइनली फर्स्ट जो इसकी जर्नी थी उसी में ये आइसबर्ग के साथ टकरा के जो है वो क्या हो गया, डूब गया। ठीक है, तो टाइटैनिक जो था वो डूब गया। अब इसके बारे में थोड़ी सी हम स्टडी करते हैं कि क्या क्या यहाँ पे बताया जा रहा है। सोनार सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि साउंड का चैप्टर तो हमें ये नहीं पता करना कि कोई ऑब्जेक्ट क्यों डूबता है, ठीक है, क्यों वो फ्लोट करता है, क्यों वो सिंक करता है, बेसिकली डेंसिटी का केस बनता है वो। बट अभी जो मेन चीज है वो है सोनार। सोनार क्या है? सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, दैट मीन सोनार। सोनार आपको हेल्प करवाती है, एक ऐसी डिवाइस है जो कि साउंड वेव को क्या करती है, मेजर करवाने का मतलब कि डिस्टेंस, डायरेक्शन और स्पीड को डिटेक्ट करने का काम किसका है, सोनार का है। सोनार किसके लिए हेल्प करेगी? चाहे अगर आपको डिस्टेंस मेजर करना है या फिर आपको डायरेक्शन मेजर करनी है या फिर आपको जो है वो स्पीड मेजर करनी है, सोनार वहां पे आपको हेल्प करता है। ठीक है, कोई भी शिप मान के चलो पानी के नीचे डूब गया, अब उसको चेक कैसे करेंगे कि वो कितना नीचे है? तो उसमें हेल्प कौन करता है? सोनार हेल्प करता है। साउंड भेजी जाती है नेविगेशन के लिए। नेविगेशन का मतलब क्या होता है? जैसे गूगल मैप है तो वो क्या बेसिकली एक नेविगेशन है। नेविगेशन का मतलब होता है जो हमारे लिए जो हमारी पोजीशन को, लोकेशन को समझाए, वो बेसिकली नेविगेशन होती है। और वो हमें रेंज बता देता है कि कितनी दूरी तक वो ऑब्जेक्ट वहां पे है। तो सोनार के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक शिप की बात की जा रही है। ठीक है, ये डायग्राम आपको बताया जा रहा है, शिप है और इट कंसिस्ट ट्रांसमीटर एंड डिटेक्टर। इसके पास ट्रांसमीटर भी होता है, डिटेक्टर भी होता है, यानी कि रेडिएशन भेजने वाला कॉन्सेप्ट भी होगा और रेडिएशन टकरा के जब वापस आएगी तो उसको एक्सेप्ट करने वाला डिटेक्टर भी यहाँ पे यूज किया जाता है। अब मान के चलो यहां से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ नीचे गिर जाता है, मान के चलो, ठीक है। अब इसको चेक कैसे करेंगे? तो सबसे पहला केस तो बनता है कि यहां से इसने रेडिएशन भेजी, भेजने के बाद इस ऑब्जेक्ट से वो टकराएगी, ठीक है, तो वो बन गया ट्रांसमीटर। और यहाँ पे टकराने के बाद वो यहाँ पे वापस भी तो आएगी, तो हमें डिटेक्शन का पता भी चलेगा। तो कहीं ना कहीं पे सोनार में ट्रांसमीटर और डिटेक्टर दोनों ऑब्जेक्ट लगाए जाते हैं ताकि हम किसी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस, स्पीड या डायरेक्शन को मेजर कर सकें। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना यहाँ पे रहता है। ये आप देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट में आपको बताया गया। ये दो रेड कलर के यहाँ पे सबस्टांस या कोई ऑब्जेक्ट लगाए गए, एक है ट्रांसमीटर और दूसरा है डिटेक्टर। ये देखो कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर वहां पे उन्होंने ट्रांसमिट करवाया, ट्रांसमिट करवाने के जहां तक ये पहुंच पाएगी, ठीक है, वहां से टकराने के बाद ये कहां जाएगी? डिटेक्टर के पास जाएगी और डिटेक्टर से आपको ये पता चल जाएगा कि कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया। ठीक है, अब एक पिछले कल जो आपको मैंने कराया था उसी तरीके से यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और बन रहा है। आप खुद एक चीज देखो, डिस्टेंस कितनी बार ट्रेवल किया इसने?
क्या वो एक बार है या 2 टाइम्स है? पहले तो यहां से वो सरफेस नीचे जाएगा, ठीक है, एक डिस्टेंस ये ट्रेवल किया, दूसरे केस में उसने ऊपर गया, यानी कि यहाँ पे डिस्टेंस 2 टाइम्स का डिस्टेंस है। तो फॉर्मूला ध्यान रखना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, बट डिस्टेंस कितनी बार ट्रेवल किया? 2 टाइम्स ट्रेवल किया, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है 2d का, स्पीड इज इक्वल टू 2 डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो न्यूमेरिकल केस बनेगा, वहां पे ये चीज आपको हेल्प जो है वो करवाएगी कहीं ना कहीं पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो रेडिएशन नीचे भेजी जा रही है उनको ट्रांसमिटेड पल्स के नाम से हम जानते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो यहाँ पे टकरा के वापिस आ रही हैं उनको हम रिफ्लेक्टेड पल्स के नाम से जानते हैं। तो डिटेक्टर क्या काम कर रहा है? डिटेक्टर जो है वो बेसिकली उन अल्ट्रासोनिक वेव को अपने अंदर एंटर करवा रहा है। ध्यान रखेंगे सोनार में कौन सी रेडिएशन का यूज किया जाता है? अल्ट्रासोनिक वेव का यूज किया जाता है, जो कि डिटेक्टर क्या करता है? डिटेक्टर कन्वर्ट कर देता है अल्ट्रासोनिक को किस में? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। अल्ट्रासोनिक को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कौन कन्वर्ट करता है? डिटेक्टर जो है वो कन्वर्ट कर देता है। तो वही चीज जो है वो यहाँ पे आपको समझाई जा रही है, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस ओवर टाइम, ये आपको बताया गया। डेप्थ अगर आपने चेक करनी है तो हम इस फॉर्मूले से चेक कर सकते हैं, बट ध्यान रखेंगे डिस्टेंस कितनी बार ट्रेवल किया गया? 2 बार। तो डिस्टेंस को कितना लिखना है आपने? 2d वहां पे कंसीडर करना है। अगर डिस्टेंस को 2d कंसीडर नहीं करेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका गलत, ये ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट इसके बाद आता है यहाँ पर ये फॉर्मूला 2d का बना दिया गया, 2d इज इक्वल टू v इंटू टी। सेम फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो 2d का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास? स्पीड इंटू टाइम। और स्पीड को हम किस में कंसीडर कर सकते हैं? वेलोसिटी में भी कंसीडर कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। बस ये है कि हाँ, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती है और वेलोसिटी में जो वो डायरेक्शन मिल जाती है आपको, तो ये चीजें आपको पता चल जाएंगी। द मेथड इज यूज टू लोकेट अंडर वाटर, क्या क्या पता करने में हेल्प करवाता है? सोनार का यूज तो पढ़ लिया, ठीक है, सोनार का कॉन्सेप्ट तो सीख लिया कि वो नीचे रेडिएशन भेजेगा और रेडिएशन जो है वो टकरा के डिटेक्टर जो है वो उसको क्या कर लेगा? डिटेक्ट कर लेगा। इतना केस तो पढ़ ले, पर किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है वो भी जरूरी है। हिल्स को चेक करना है, किसी वैली को चेक करना है, सबमरीन है, आइसबर्ग है, या सनकेन कोई शिप है, नीचे ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी डिटेक्शन करना जरूरी है। तो हम समुद्र के नीचे तो जा नहीं सकते कि हाँ सी में चले गए और पता लगा लिए कि हाँ जी ये चीज कहाँ पे है। तो हम क्या करते हैं? नीचे रेडिएशन भेजते हैं, अल्ट्रासोनिक रेडिएशन को नीचे भेजा जाता है। वो टकराने के बाद डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करता है और हम उसकी डायरेक्शन या फिर आप बोल सकते हैं कि हम उसकी लोकेशन, डिस्टेंस को प्रॉपर तरीके से चेक कर पाते हैं, ठीक है। ये केस आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। अब अल्ट्रासाउंड को हमने सोनार में यूज किया, सोनार में हम उसका यूज करते हैं, बट इसके अलावा और कहां कहां पर अल्ट्रासाउंड का यूज होता है? तो सबसे बेसिक मेथड जो है वो तो आपको पता है, मेडिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है। अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासाउंड हम करवाते हैं, किसी को स्टोन की बीमारी है या कुछ और अगर उसको पता करना है, ठीक है, कि कोई ट्यूमर तो नहीं है कहीं पे, तो हम नॉर्मली हॉस्पिटल में जाके अल्ट्रासाउंड कराते हैं। तो एक सबसे बेस्ट एग्जांपल तो मेडिसिन या मेडिकल इंडस्ट्री का बनता है। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है डिटेक्ट फ्लैक्स इन मेटल ब्लॉक। फ्लैक्स का मतलब होता है छोटे छोटे अगर कोई क्रैक्स अगर मेटल के अंदर हैं तो वहां पे अल्ट्रासाउंड जो है उसको डिटेक्ट करवाती है। मान के चलो एक ये मेटल ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे हमने डिटेक्टर लगा लिया, अल्ट्रासाउंड के लिए हमने ट्रांसमीटर भी लगा लिया, ठीक है। ट्रांसमीटर क्या करेगा? रेडिएशन को भेजेगा, डिटेक्टर जो है वो यहाँ पे क्या करेगा? उसको डिटेक्ट करेगा। अब आप खुद देखो एक चीज, 1 2 3 4 5 6 अल्ट्रासोनिक, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे 6 अल्ट्रासोनिक की रेडिएशन भेजीगी, बट एट द एंड आपके पास सिर्फ टोटल डिटेक्ट कितनी हुई? टोटल हुई 4। इसका मतलब है 2 रेडिएशन जो अंदर ही फंस गई हैं, वो स्ट्राइक नहीं हो रही है। क्यों स्ट्राइक नहीं हो रही है? इसका मतलब है यहाँ पर बीच में क्या है? कोई छोटा मोटा क्रैक हो सकता है, कोई छोटा मोटा क्रैक हो सकता है। उस वजह से आप ये पता कर सकते हैं कि यहाँ पर इस ब्लॉक में क्या है? आपके पास कोई ना कोई क्रैक है या फिर
आप ये बोल सकते हैं कि उसमें कोई ना कोई फ्लैक्स आपको देखने को मिल रहा है जिस वजह से वो रेडिएशन पास नहीं हो रही है। तो जितने भी हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं या फिर जितने भी हमारी मेडिकल इंडस्ट्री है जहाँ पे ऐसी मेटल्स का यूज करना होता है जिसके अंदर कोई क्रैक ना हो, तो उसमें से पहले अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक रेडिएशन जो है वो पास करवाई जाती हैं ताकि हमें पता चले कि कोई इसमें डिफेक्ट तो नहीं है। अब हमने भेजी 6, हमारे पास पहुंची 4, लेकिन ये जो 2 हैं जो यहाँ से ये जा रही हैं, ये टकराने के बाद वापस दोबारा वहीं पे आ रही है, तो हमें ये पता चल जाता है कि इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल रही है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव की बात करते हैं। सबसे पहले वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट आता है। वेवलेंथ की बात की जाएगी। वेवलेंथ क्या होती है? ऑसिलेशन से बनती है बेसिकली। ठीक है, जनरल अगर लैंग्वेज में बोला जाए क्रस्ट एंड ट्रफ, हम स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट में इसको डिस्कस करके आए हैं। ऊपर वाला हिस्सा क्रस्ट होता है, नीचे वाला हिस्सा ट्रफ होता है। क्रस्ट के बीच का डिफरेंस और ट्रफ के बीच का डिफरेंस, उसको क्या बोला जाता है? वेवलेंथ बोलते हैं। वेवलेंथ को डिनोट किया जाता है किससे? लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक तो लॉन्गिट्यूडनल का केस आता है, एक ट्रांसवर्स का केस आता है। कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस और रेयरफैक्शन के बीच का डिफरेंस। कंप्रेशन का डिस्टेंस और रेयरफैक्शन का डिफरेंस आपको क्या बताता है? वेवलेंथ के बारे में बताता है। नेक्स्ट इसके बाद है आपके पास द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और टू कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। यानी कि आप बोल सकते हैं डिस्टेंस होता है वेवलेंथ, लेंथ जो है वो क्या बता रही है आपको? डायरेक्ट तो पता चल रहा है। लेंथ का मतलब क्या है? लेंथ आपको क्या बता रही है? डिस्टेंस के बारे में बता रही है। डिस्टेंस किसके किसके बीच में? या तो वो क्रस्ट के बीच का डिफरेंस आएगा, या ट्रफ का, या फिर कंप्रेशन का, या फिर रेयरफैक्शन का। उसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, मीटर में हम उसको काउंट करते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं? उसी को ही हम वेवलेंथ बोल देते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड। तो व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड क्या होता है? बेसिकली एक मैक्सिमम हाइट होती है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। एक पार्टिकल कितनी मैक्सिमम हाइट तक जा रहा है, आपको देखो यहां से कोई ऑब्जेक्ट अगर चला था तो यहां तक जा रहा है वो, यहां तक। मैंने एक वेव बनाई यहां तक, ठीक है, तो मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट जो है वो ये वाला आएगा, इसके ऊपर तो नहीं जा रहा ये। तो जो मैक्सिमम हाइट आती है उसी को हम क्या बोल देते हैं? एम्पलीट्यूड बोल देते हैं। तो एम्पलीट्यूड का मतलब होता है जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसी एक वेव के अंदर हो रही है, उसी को हम एम्पलीट्यूड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट थर्ड आएगा फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी आती है ऑसिलेशन की वजह से। ठीक है, जितनी भी नंबर ऑफ साइकिल्स होती हैं पर यूनिट टाइम जो हमारे कानों तक पहुंच रही है, ठीक है, ये कितनी बार आपकी रेडिएशन यहाँ पे जा रही है, या वेव जो ट्रेवल कर रही है, एक बार पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव यहाँ तक, तो यहाँ से ये चली और यहाँ तक इसने दोबारा से अपनी मीन पोजीशन को कैरी कर लिया। और इसी कॉन्सेप्ट को जब पर यूनिट टाइम के साथ चेक करते हैं, यानी कि एक वेव को कितना टाइम लगा पहुंचने में, उसको हम डिनोट कर देते हैं न्यू से या फिर वी से, उसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स काउंट किए जाते हैं हर्ट्स में। ये आपको क्लास 1 के कॉन्सेप्ट में जो है वो आपको सिखाया गया है। नेक्स्ट इसके बाद आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, एक ऑसिलेशन को ट्रेवल करने के लिए कुछ ना कुछ टाइम चाहिए होता है। जैसे ये वेव यहाँ से अपनी पोजीशन को अगर ये चेंज कर रही है, मान के चलो यहाँ से ये चली यहाँ तक भी अगर जा रही, तो कुछ ना कुछ टाइम तो चाहिए इसको ट्रेवल करने के लिए। उसी टाइम को हम क्या बोल देते हैं? टाइम पीरियड बोल देते हैं। आप ये देखो, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मेरे बोलने के तुरंत बाद वो आपके कानों तक आवाज जा रही है, तो कहीं ना कहीं पे चाहे वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का टाइम मान लो, नैनो सेकंड का टाइम मान लो, इस वेव को पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, उसी को हम क्या बोल देते हैं? टाइम पीरियड बोल देते हैं। ठीक है, अब किसी केस में वो ज्यादा टाइम भी लग सकता है, किसी केस में वहां पे कम टाइम भी लग सकता है, वो डिपेंड करता है आपकी वेवलेंथ के ऊपर या फिर फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक है, इस केस में आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे हाई है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ साइकिल। अगर मैं एक रेडिएशन एक वेव बनाता हूँ इस तरीके से, देखो, तो एक कम स्पेस में काफी बार मल्टीपल टाइम्स जो है वो फेसेस क्रिएट हो रहे हैं। और दूसरे केस में अगर मैं कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ, तो यहाँ तक डिस्टेंस को कैच करते करते सिर्फ एक या दो बार ही फेस क्रिएट हो रहे हैं, तो डिस्टेंस या फिर आपकी जो टाइमिंग है वो वहां पे डिफरेंट हो जाती है, चाहे वो वेवलेंथ का केस है या फिर वो फ्रीक्वेंसी का केस है।
ठीक है, जहां पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वहां पे वेवलेंथ कम होती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आप एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, जिसकी वेवलेंथ कम उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो टाइम पीरियड बेसिकली आपको टाइम के बारे में बताता है, चाहे वो इनिशियल से लेके फाइनल तक का जो मेन टाइम आपके पास रहता है। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट और करेंगे। अब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद हमारे पास है रिलेशन बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के जो रिलेशन है उनको हम सेट करेंगे। आपको पता है कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब डिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं किसमें, वेवलेंथ में, क्योंकि डिस्टेंस इज आल्सो वेवलेंथ, लेंथ इज आल्सो डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को चेंज किया हमने वेवलेंथ में, और टाइम पीरियड को ऐसे रहने दो। अब यहाँ पे वेवलेंथ को अलग कर दो और टाइम पीरियड को अलग कर दो, ठीक है। तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके का आपके पास बन जाएगा, v इज इक्वल टू लैम्डा बाय टी, ठीक है। अब लैम्डा बाय टी, अब आप खुद एक चीज देखो, आपने एक फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था 1 बाय टी। तो ये जो आपके पास लैम्डा अपॉन टी बन रहा है, आप इसको चेंज करके लैम्डा मल्टीप्लाई 1 ओवर टी भी लिख सकते हैं। ये जो 1 बाय टी है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फ्रीक्वेंसी में। तो आपके पास रिलेशन जो है वो फाइनल, जो यहाँ पे एक रिलेशन बन के आएगा वो आपके पास बन के आएगा v इज इक्वल टू v लैम्डा, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो ये जो है वो है आपका एक लास्ट सेक्शन जो कि हमने कवर किया, रिलेशन बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो यहां तक जो है वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। जल्दी इसके नेक्स्ट सेशन के साथ, साउंड के नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर से हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।